अक्सर आप लोग सब्सिडी के बारे में सुनते रहते होंगे। आखिर ये है क्या? इसकी क्या कहानी है? इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, जानते हैं। और ये कितने तरह की होती है, इस पर भी हम लोग बात करेंगे, जानेंगे। और विकास को बढ़ावा देने और समानता सुनिश्चित करने में सरकारी सब्सिडी के प्रमुख लाभ क्या हैं, इसके फायदे क्या हैं, इन्हें भी हम लोग देखेंगे, फायदों को भी। और हम लोग जानेंगे इसमें कि सब्सिडी से जुड़ी हुई प्रमुख चुनौतियां आखिर क्या है, समस्याएं क्या हैं, उन्हें भी हम लोग जानेंगे, उनके बारे में बात करेंगे। और अधिक दक्षता के लिए भारत अपनी सब्सिडी प्रणाली को किस प्रकार युक्ति संगत बना सकता है, उन सुझाव को भी हम लोग देखेंगे, समझेंगे उनके बारे में। समझ रहे हैं? और इस तरह के टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो आप लोग जरूर सामान्य जानकारी रखा करिएगा। ये सब्सिडी के संदर्भ में बात करें तो सब्सिडी सरकार द्वारा व्यक्तियों, व्यवसायों या क्षेत्रों को सार्वजनिक कल्याण, आर्थिक विकास और सामाजिक समानता को बढ़ावा देने के लिए प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता या फिर लाभ है। सब्सिडी का उद्देश्य वस्तुओं और सेवाओं की लागत को कम करना, कमजोर आबादी को सहायता प्रदान करना तथा राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप गतिविधि जैसे कृषि उत्पादन, नवीकरणीय ऊर्जा की ओर संक्रमण तथा औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करना है। ये प्रत्यक्ष नगद भुगतान या फिर अप्रत्यक्ष कर छूट या मूल्य संवर्धन हो सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि गैस सिलेंडर आपको 1,000 रुपए का मिल रहा है, तो 300 रुपये आपकी सब्सिडी आ जाएगी, आपको 700 का पड़ जाएगा। इसी तरह की बात हो रही है। ये प्रत्यक्ष भी हो सकती है और अप्रत्यक्ष भी। अगर हम लोग इसके प्रकार की बात करें तो सब्सिडी के प्रकार और वितरण उदाहरण, जैसे प्रत्यक्ष सब्सिडी, वित्तीय सहायता सीधे लाभार्थियों को अंतरित की जाती है, जैसे पीएम किसान सम्मान निधि हो गई। अप्रत्यक्ष सब्सिडी, कर छूट, कम शुल्क आदि के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से सहायता प्रदान की जाती है। आवास और बीमा जैसे निवेश के लिए धारा 80C के तहत कर छूट। इनपुट आधारित सब्सिडी, उर्वरक, बीज, बिजली और सिंचाई जैसे लागत को कम करना। पोषक तत्व आधारित सब्सिडी, उपभोग आधारित सब्सिडी, ये आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं को जनता के लिए सस्ती दर पर उपलब्ध कराना। जैसे NFSE के अंतर्गत सब्सिडी वाला अनाज 2 से 3 रुपए प्रति किलोग्राम। भारतीय रेलवे द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए सब्सिडी वाला रेल टिकटें। उत्पादन संबंधी सब्सिडी, आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए विशिष्ट उत्पाद क्षेत्रों में उत्पादन को बढ़ावा देना। और उत्पादन समृद्धि प्रोत्साहन PLI योजना। निर्यात सब्सिडी, वैश्विक बाजार में निर्यात को प्रतिस्पर्धी बनाकर उसे प्रोत्साहित करना। निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों में छूट योजना। पार सब्सिडी, एक समूह के लिए उच्च कीमतें, दूसरे समूह के लिए कम कीमतों को सब्सिडी देता है। रेलवे द्वारा माल ढुलाई महंगी कर यात्री किराए पर अतिरिक्त सब्सिडी देना। जलवायु एवं पर्यावरण सब्सिडी, पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं और नवीकरणीय ऊर्जा अंगीकरण के लिए समर्थन। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए FAME-2 योजना और PM कुसुम के अंतर्गत सौर पंपों के लिए सब्सिडी। खाद्य एवं पोषण संबंधी पोषण सब्सिडी, कमजोर आबादी के लिए खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण सुनिश्चित करना। मध्याह्न भोजन योजना हो गई, ICDS के तहत आंगनबाड़ी पोषण कार्यक्रम हो गया। क्षेत्रीय सब्सिडी भी होती है। समान विकास को बढ़ावा देने के लिए पिछड़े क्षेत्रों को प्रोत्साहन देना। इसमें आप देखिए पूर्वोत्तर औद्योगिक और निवेश प्रोत्साहन नीति, वन बंधु कल्याण योजना के तहत जनजातीय सब्सिडी। अब बात आती है विकास को बढ़ावा देने और समानता सुनिश्चित करने में सरकारी सब्सिडी के प्रमुख लाभ क्या है। तो इसमें खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और भुखमरी को कम करना, ये लाभ आप लोग बता सकते हैं। फायदे, विशेष रूप से खाद्य पर सरकार सब्सिडी यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कि समाज के सबसे कमजोर वर्गों को किफायती पोषण उपलब्ध हो। इस सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS के माध्यम से वितरण सब्सिडी वाली अनाज और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जैसी योजनाओं ने कोविड-19 जैसे संकट के दौरान भुखमरी को काफी कम कर दिया। उदाहरण के लिए PMJKY के तहत 810 मिलियन लाभार्थियों को निःशुल्क अनाज आवंटित होता है। वित्त वर्ष 2025 में खाद्य सब्सिडी व्यय 2.25 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है, जो वैश्विक मुद्रास्फीति और आपूर्ति श्रृंखला व्यवधान के बीच खाद्य सुरक्षा पर सरकार के फोकस को दर्शाता है। किसानों को सहायता प्रदान करना, कृषि उत्पादकता बढ़ाना, उर्वरक, सिंचाई, बिजली पर कृषि सब्सिडी किसानों के लिए किफायती इनपुट लागत सुनिश्चित करती है, जिससे वे लाभप्रदता बनाए रखें और रखने और उपज बढ़ाने में सक्षम हो। वर्ष 2022 में केंद्र ने कीमतों में उछाल के कारण उर्वरक सब्सिडी को दुगने से अधिक बढ़ा दिया, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि किसानों को मुद्रास्फीति के दबाव से बचाया जा सके। हाल में केंद्र ने डाई अमोनियम फास्फेट पर 3500 रुपये प्रति टन की विशेष सब्सिडी को एक अतिरिक्त वर्ष के लिए बढ़ा दिया। 1 जनवरी 2025 से शुरू हो गया। इसी प्रकार प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना फॉर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना के तहत सरकार इन प्रणालियों को स्थापित करने के लिए लघु और सीमांत किसानों के लिए 55%, अन्य के लिए 45% वित्तीय सहायता प्रदान करती है। स्वच्छ ऊर्जा और संवहनीयता को बढ़ावा देना, सौर और पवन जैसे नवकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों में सब्सिडी हरित ऊर्जा में परिवर्तन
को गति प्रदान करती है तथा जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करती है। उदाहरण के लिए प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान और किसानों के लिए सौर पंपों पर सब्सिडी देता है, जिससे डीजल की खपत और भूजल की कम होती है। इससे आप देखें कार्बन उत्सर्जन में कमी आती है और ऊर्जा समानता सुनिश्चित होती है। किफायती स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक सुरक्षा को सक्षम बनाना, ये आप देखिए स्वास्थ्य सेवा में सब्सिडी आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करती है और जिससे जेब से होने वाले खर्च का भार कम होता है। उदाहरण के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य आश्वस्ति योजना है, जो द्वितीयक और तृतीयक स्तरीय देखभाल अस्पताल में भर्ती के लिए प्रति परिवार को 5 लाख रुपए प्रदान करती है। भारत के निचले 40% वर्ग के 50 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को कवर करती है। लक्षित कल्याण के माध्यम से असमानता को कम करना, सब्सिडी सीमांत समूहों के लिए बुनियादी सेवाओं और वस्तुओं को सुनिश्चित करके असमानता को कम करती है और इस प्रकार सामाजिक समानता को बढ़ावा देती है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत एलपीजी सब्सिडी से 9.6 करोड़ से अधिक परिवारों को भोजन पकाने में के स्वच्छ ईंधन की सुविधा उपलब्ध हुई है, जिससे घरेलू प्रदूषण से होने वाले आप देखते हैं कि स्वास्थ्य जोखिम में काफी कमी आई है। मार्च 2024 से एलपीजी की कीमतों में हाल ही में हुए स्तरीकरण से उज्ज्वला लाभार्थियों के लिए रिफिल दरों में सुधार हुआ है और आप देखिए तथा यह बढ़कर प्रति वर्ष 4 रिफिल हो गई है और जिससे दीर्घकालिक रूप से इसका अंगीकार सुनिश्चित हो गया है और इससे से ग्रामीण भारत में महिलाओं को सशक्त बनाया जा सकेगा और लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलेगा। औद्योगिक विकास और रोजगार को बढ़ावा देना, तो आप देखिए विनिर्माण और एमएसएमई जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में सब्सिडी से उत्पादन को बढ़ावा मिलता है, रोजगार का सृजन होता है और भारत की वैश्विक वित्तीय स्पर्धात्मकता बढ़ती है। उदाहरण के लिए उत्पादन समृद्धि योजना पीएलआई योजना ने 14 प्रमुख क्षेत्रों जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, फार्मा में 1.97 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए हैं और इससे 60 लाख से अधिक नौकरियां उत्पन्न होने तथा जीडीपी वृद्धि में बहुत बड़े योगदान की उम्मीद है। और भारत के स्मार्टफोन निर्यात ने एक नया मानक स्थापित किया जो अक्टूबर 2024 में $2 बिलियन के आंकड़े को पार कर गया, जिसका श्रेय पीएलआई योजना को दिया जा सकता है। जलवायु परिवर्तन पर्यावरणीय क्षरण को कम करना, पर्यावरणीय सब्सिडी हानिकारक प्रथाओं पर निर्भरता को कम करती है और संधारणीय विकल्पों को प्रोत्साहित करती है। हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण एवं विनिर्माण योजना के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सब्सिडी से वित्त वर्ष 2024 में 1 आप देखते हैं कितना 1 आप देखते हैं कि 1.67 मिलियन यूनिट ईवी की बिक्री हुई है और जिससे आप देखिए CO2 उत्सर्जन में कमी आई है। इसी प्रकार नमामि गंगे के तहत वनारोपण स्वच्छ जल पहल के लिए सब्सिडी से नदी के स्वास्थ्य तथा भूजल पुनर्भरण में सुधार हुआ है, जिससे दीर्घकालिक पर्यावरणीय समानता को बढ़ावा मिला। शिक्षा और कौशल विकास के माध्यम से मानव पूंजी को सुदृढ़ बनाना, शिक्षा सब्सिडी से वंचित छात्रों के लिए बाधाएं कम होती हैं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच बढ़ती है और दीर्घकालिक आर्थिक संभावनाएं बढ़ती हैं। और आप देखेंगे कि उदाहरण के लिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति और पीएम पोषण मध्याह्न भोजन जैसी योजनाओं के अंतर्गत सब्सिडी से विशेष आप देखते हैं कि क्या विशेष रूप से लड़कियों में नामांकन एवं पिति धारण दर में वृद्धि हुई है। हालिया आंकड़े बताते हैं कि उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात 28.3% तक पहुंच गया है। महिलाओं और सीमांत समुदाय को सशक्त बनाना, महिलाओं और सीमांत समूहों पर लक्ष्य सब्सिडी योजना समावेशिता एवं सशक्तिकरण को बढ़ावा देती है। और आप देखेंगे कि क्या देखेंगे उदाहरण के लिए स्टैंड अप इंडिया सब्सिडी ने 1.8 लाख से अधिक महिला उद्यमियों को सहायता प्रदान की है एक तरह से, और जिससे उन्हें किफायती ऋण तक पहुंच तथा क्षमता निर्माण में मदद मिली है। और इसी प्रकार जननी सुरक्षा योजना जैसी योजनाओं के तहत मातृ स्वास्थ्य देखभाल के कारण मातृ मृत्यु दर 2014 में प्रति लाख जीवित जन्मों आप देखते हैं कि पर 130 से घटकर 2018-20 में 97 हो गई, जिससे लैंगिक समानता को बढ़ावा मिला है। ये सब फायदे हैं एक तरह से बता दीजिएगा। समावेशी डिजिटल परिवर्तन को सुविधाजनक बनाना, डिजिटल क्षेत्र में सब्सिडी वंचित क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी और कनेक्टिविटी तक पहुंच सुनिश्चित करती है और जिससे डिजिटल विभाजन को कम किया जा सकता है। उदाहरण के लिए पीएम वानी योजना वाईफाई हॉटस्पॉट पर सब्सिडी देती है और जिससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में इंटरनेट पहुंच सुनिश्चित होती है। भारत का डिजिटल भुगतान परिस्थिति तंत्र जिसमें दिसंबर 2024 तक यूपीआई लेनदेन 23.25 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया, छोटे व्यापारियों के लिए सब्सिडी प्रोत्साहन से मजबूत हुआ और जिससे वित्तीय समावेशन डिजिटल सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला है। अब बात आती है सरकारी सब्सिडी से जुड़ी प्रमुख चुनौतियां क्या हैं, ये भी देख लीजिए। चुनौतियां, राजकोषीय तनाव और संसाधनों का अनुचित आवंटन।
सरकारी सब्सिडी सार्वजनिक वित्त पर भारी बोझ डालती है और जिससे प्रयास स्वास्थ्य, शिक्षा, बुनियादी अवसंरचना जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों से संसाधन कम कर दिए जाते हैं। दोनों पक्षों को आप लोग लिखना है, फायदे भी लिखना है, चुनौतियां भी। सरकार ने वित्त वर्ष 2025 में प्रमुख सब्सिडी पर लगभग 4.1 से 4.42 करोड़ रुपए खर्च करेगी, जिससे खाद्य सब्सिडी सबसे प्रमुख है। जबकि सार्वजनिक स्वास्थ्य पर व्यय कर सकल घरेलू उत्पाद में 1.84 और पर स्थिर बना हुआ है, जो वैश्विक औसत 6% से काफी नीचे है। ये भी है। और आप देखेंगे कि अनुचित लक्ष्य निर्धारण, फर्जी लाभार्थी, तो प्रयाग अकुशलता के कारण सब्सिडी इच्छित लाभार्थी आप देखते हैं कि लाभार्थी तक नहीं पहुंच पाती, जिससे परिणाम स्वरूप समावेशन त्रुटियां और लीकेज होती है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 यह का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों की 75%, शहरी क्षेत्रों में 50% आबादी को कवर करना है। हालांकि आयोग लाभार्थियों को शामिल करने के संबंध में चिंताएं बनी हुई है। उचित मूल्य की दुकान है, ये आप देखते हैं कि के माध्यम से परिवारों को वितरण के लिए निर्धारित कुल सब्सिडी वाले चावल, गेहूं का 40% से अधिक हिस्सा खुले बाजारों में भेज दिया जाता है तथा उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी सब्सिडी में भी सीमांत समूह तक अपर्याप्त वितरण के कार्य ऐसी चुनौतियां मौजूद हैं। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था कि सरकार द्वारा कल्याण और गरीबी उन्मूलन पर व्यय किए गए प्रत्येक रुपये में से केवल 15 पैसे ही वांछित लाभार्थियों तक पहुंच पाते हैं। अति प्रयोग और संसाधनों के ह्रास को बढ़ावा, सब्सिडी वाली बिजली और उर्वरक अति प्रयोग को बढ़ावा देते हैं, जिससे प्राकृतिक संसाधनों का ह्रास होता है तथा पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली के प्रावधान ने भूजल के अत्यधिक दोहन में योगदान दिया है। केंद्रीय भूजल बोर्ड के अनुसार कृषि सिंचाई के लिए प्रतिवर्ष लगभग 230 बिलियन क्यूबिक मीटर भूजल निष्कर्षण किया जाता है, जिसके कारण भारत के कई क्षेत्रों में भूजल का स्तर तेजी से कम हो रहा है। इसी प्रकार सब्सिडी द्वारा समर्थित अत्यधिक उर्वरक प्रयोग के कारण मृदा में पोषक तत्वों के असंतुलन होने से पर्यावरण को और भी नुकसान पहुंचा है। भारत का कृषि क्षेत्र ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 18% योगदान देता है। बाजार विक्रेतियां और निजी क्षेत्र के हतोत्साहन, सब्सिडी कृत्रिम रूप से लागत कम करके वित्तीय स्पर्धा, नवाचार और निजी निवेश को हतोत्साहित करके बाजार को विकृत करता है। उदाहरण के लिए 1.75 लाख करोड़ रुपए की उर्वरक सब्सिडी बजट 2024-25 ने जैविक और जैव उर्वरक के उपयोग को हतोत्साहित किया। इसी प्रकार उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी पर भारी सब्सिडी से बायोगैस जैसे विकल्पों की आर्थिक व्यवहार्यता कम हो जाती है, जिससे बाजार विविधीकरण में बाधा उत्पन्न होती है। पारदर्शिता का अभाव और विलंबित भुगतान, सब्सिडी में पर्याप्त पारदर्शिता, उचित लेखांकन का अभाव होता है और जिसके कारण धन अंतरण में विलंब होता है और राजकोषीय देयताओं का संचय होता है। उदाहरण के लिए भारतीय खाद्य निगम ने खाद्य सब्सिडी भुगतान के लिए राष्ट्रीय लघु बचत निधि के पास 1.18 लाख करोड़ रुपए का ऋण अर्जित किया है। हालांकि इसे वर्ष 2021 में चुकाया गया। ऐसी प्रथाएं राजकोषीय अनुशासन को कमजोर करती हैं और सरकार पर ब्याज का बोझ बढ़ाती हैं। वैश्विक व्यापार चुनौतियों और विश्व व्यापार संगठन की आलोचना, सब्सिडी वैश्विक व्यापार में मंचों पर आलोचना को आकर्षित करती है, जिससे विवाद और प्रतिष्ठा संबंधी जोखिम उत्पन्न होता है। डब्ल्यूटीओ की बात करें तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। 1 जनवरी 1995 में स्थापना हुई थी। जेनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सत्र 2022-23 में भारत की 48 बिलियन डॉलर की कृषि इनपुट सब्सिडी की अमेरिका, यूरोपीय संघ और कनाडा जैसे विश्व व्यापार संगठनों के सदस्यों ने कथित रूप से व्यापार को विकृत करने के लिए आलोचना की थी। इन देशों का तर्क है कि भारत की सब्सिडी विश्व व्यापार संगठन के समग्र समर्थन मापन मानदंडों का उल्लंघन करती है और जिससे भारतीय किसानों को वैश्विक बाजार में अनुचित वित्तीय स्पर्धात्मक लाभ मिलता है। लोक लुभावनवाद और चुनावी प्रेरणा, सब्सिडी का उपयोग प्रयास चुनावी लाभ के लिए लोक लुभावन साधन के रूप में किया जाता है और जिसके परिणाम स्वरूप अस्थायी नीतियां बनती है तथा आवश्यक सुधारों में विलंब होता है। निःशुल्क बिजली, अन्य संसाधनों के बाद जैसे निःशुल्क संस्कृति की बढ़ती प्रवृत्ति और दीर्घकालिक राजकोषीय संवेदनता तथा शासन की विश्वसनीयता को कमजोर करती है। उदाहरण के लिए कृषि क्षेत्र को निःशुल्क बिजली उपलब्ध कराने का वार्षिक बिजली बिल 6500 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है, फिर भी राजनीतिक मजबूरियों के कारण यह बरकरार है। इसके अलावा सब्सिडी प्रयास लाभार्थियों को आत्मनिर्भरता या उत्पादकता में सुधार लाने में सक्षम बनाने के बजाय निर्भरता को बढ़ावा देती है। नवप्रवर्तन के लिए अपर्याप्त प्रोत्साहन, सब्सिडी प्रयास नवप्रवर्तन आधुनिक प्रौद्योगिकियों के अंगीकरण को प्रोत्साहन करने में विफल रहती है, जिससे अकुशलताएं बढ़ती हैं। यद्यपि नैनो यूरिया को एक संधारणीय विकल्प के रूप में पेश किया गया, परंतु परंपरागत यूरिया पर अभी भी भारी सब्सिडी दी जाती है, जिससे किसानों में नए विकल्प के अंगीकरण की प्रेरणा कम हो जाती है। और इस प्रकार उर्वरक डीबीटी लागू करने में विलंब, उन्नत सिंचाई तकनीकों के बारे में जागरूकता की कमी कृषि में प्रौद्योगिकी आधारित सुधार में बाधा डालती है। अब आप पूरा निबंध लिख सकते हैं, इस पर आप देखेंगे ये सब पॉइंट अगर शामिल करें तो आंसर राइटिंग की छोड़िए निबंध भी आप लिख सकते हैं।
अधिक दक्षता के लिए भारत अपनी सब्सिडी प्रणाली को किस प्रकार युक्ति संगत बना सकता है, ये भी जान लीजिए। उन्नत लक्ष्यीकरण के लिए डीबीटी का व्यापक कार्यान्वयन। डीबीटी में पूर्ण परिवर्तन से यह सुनिश्चित होता है कि सब्सिडी लक्ष्य लाभार्थी तक पहुंचे, जिससे लीकेज और अकुशलताएं कम हो और जिसे जरूरत है उसी को मिले। एक पहल के अंतर्गत एलपीजी और डीबीटी का सफल एलपीजी में डीबीटी का सफल कार्यान्वयन इसकी क्षमता को दर्शाता है। डीबीटी को उर्वरक सब्सिडी तक विस्तारित करने से दुरुपयोग को रोका जा सकता है तथा यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि सब्सिडी वास्तविक किसानों तक पहुंचे। पारदर्शिता बढ़ाने के लिए डीबीटी को आधार से जोड़ना और रियल टाइम डिजिटल मॉनिटरिंग आवश्यक है। शांता कुमार समिति ने अनाज आधारित वितरण के स्थान पर नगद अंतरण की ओर रुख करने, दक्षता में सुधार लाने तथा लीकेज को कम करने में महत्व पर जोर दिया। गरीबी उपभोग के आंकड़ों पर आधारित गतिशील लक्ष्य निर्धारण करना, सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना एवं घरेलू उपभोग सर्वेक्षण जैसे गरीबी आंकड़ों का उपयोग करके लाभार्थी सूचियों का आवधिक संशोधन, अधिक सटीक और लक्ष्य निर्धारण सुनिश्चित कर सकता है। उन्नत विश्लेषण और एआई आधारित डेटा सत्यापन के एकीकरण से सब्सिडी पूल को परिष्कृत किया जा सकता है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि केवल सबसे अधिक पात्र आबादी ही सहायता से लाभान्वित हो। ये परिशोधन व्यय प्रबंधन आयोग 2014 की लक्षित आवश्यकताओं के आधार पर सब्सिडी को युक्ति संगत बनाने के आह्वान के अनुरूप है। अति निर्भरता को कम करने के लिए संधारणीय विकल्पों को बढ़ावा देना, नैनो यूरिया, जैविक उर्वरकों जैसे प्रौद्योगिकियों के अंगीकरण को प्रोत्साहित करने से पारंपरिक सब्सिडी की मांग में काफी कमी आ सकती है। नैनो यूरिया पर्यावरण को होने वाले नुकसान को कम करते हुए सरकार को सालाना 10,000 से 15,000 करोड़ की बचत करा सकता है। इसके अतिरिक्त नीति आयोग ने सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों में उर्वरीकरण को बढ़ावा देने के लिए तरल उर्वरकों के लिए लक्ष्य सब्सिडी की अनुशंसा की, जिससे संसाधनों का अधिक कुशल उपयोग सुनिश्चित हो सके। नीति आयोग योजना आयोग को प्रतिस्थापित करके आया था 2015 में। पीएम कुसुम के तहत सौर ऊर्जा चलित सिंचाई प्रणालियों को उर्वरक डीबीटी योजनाओं से जोड़ने से बिजली सब्सिडी को कम करने और कृषि में स्वच्छ अधिक कुशल ऊर्जा उपयोग को बढ़ावा देने में भी मदद मिल सकती है। केलकर समिति 2012 ने अनावश्यक सार्वजनिक व्यय पर अंकुश लगाने के लिए ईंधन और खाद्य उर्वरक पर सब्सिडी कम करने का सुझाव दिया। बेहतर निगरानी उत्तरदायित्व के लिए प्रौद्योगिकी को एकीकृत करना, सब्सिडी वितरण की दक्षता पारदर्शिता में सुधार के लिए जीआईएस और ब्लॉकचेन जैसी प्रौद्योगिकियों को तैनात किया जा सकता है। जीआईएस मैपिंग यह सुनिश्चित करती है कि उर्वरक जैसी सब्सिडी केवल वास्तविक स्थानों को ही दी जाए ताकि उसका दुरुपयोग ना हो। ब्लॉकचेन सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ा सकता है तथा यह सुनिश्चित कर सकता है कि सब्सिडी सही लाभार्थियों तक पहुंचे। सब्सिडी को पर्यावरणीय संवेदनशीलता के साथ संरेखित करना, सब्सिडी को संधारणीय कृषि प्रथाओं और पर्यावरणीय लक्ष्यों के साथ संरेखित किया जाना चाहिए। किया जाना चाहिए क्या नहीं किया जाना चाहिए? बिल्कुल किया जाना चाहिए। समझ रहे हो आप? और आप देखिए, सिंचाई के लिए निःशुल्क बिजली के स्थान पर समयबद्ध मीटर युक्त बिजली उपलब्ध कराने से भूजल में कमी को कम करने में मदद मिल सकती है, जो असंभवनीय सिंचाई पद्धतियों के कारण और बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त जीवाश्म ईंधन सब्सिडी को नवीकरणीय ऊर्जा पहलों की ओर पुनर्निर्देशित करने से भारत के स्वच्छ ऊर्जा भविष्य की ओर संक्रमण में योगदान मिल सकता है। सब्सिडी को व्यवहार परिवर्तन अभियानों से जोड़ना, संधारणीय प्रथाओं को दीर्घकालिक रूप से अंगीकरण सुनिश्चित करने के लिए सब्सिडी को व्यवहार परिवर्तन कार्यक्रमों के साथ जोड़ने की आवश्यकता है। उज्ज्वला को पीएम पोषण मध्याह्न भोजन योजना जैसे कार्यक्रमों के साथ जोड़ने से परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य परिणामों के लिए भोजन पकाने के स्वच्छ ईंधन को प्राथमिकता देने हेतु प्रोत्साहन किया जा सकता है। इस प्रकार मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के साथ उर्वरकों के लिए सब्सिडी को एकीकृत करने से पोषक तत्वों के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा तथा पर्यावरणीय क्षरण को कम किया जा सकता है। दक्षता के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी को बढ़ावा देना, सब्सिडी प्रदान करने में निजी क्षेत्र की विशेषज्ञता वित्त पोषण का लाभ उठाने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी को प्रोत्साहित किया जाने की जरूरत है। और आप देखते हैं कि उदाहरण के लिए उर्वरक कंपनियां नैनो उर्वरक को बढ़ावा देने और वितरण नेटवर्क में सुधार करने के लिए सरकार के साथ सहयोग कर सकती हैं। और पीपीपी से ग्रामीण क्षेत्रों में पीओएस प्रणालियों के लिए बुनियादी अवसंरचना को बढ़ाया जा सकता है, जिससे खाद्य और एलपीजी सब्सिडी का बेहतर वितरण सुनिश्चित हो सकता है। और फसल विविधीकरण के साथ कृषि सब्सिडी में सुधार, कृषि सब्सिडी को संधारणीय कृषि पद्धतियों से जोड़कर फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित किया जाने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए किसानों को अधिक जल की खपत वाले चावल गेहूं की बजाय एमएसपी सब्सिडी के माध्यम से दलहन और तिलहन की कृषि के लिए प्रोत्साहित करने के साधनों का संरक्षण हो सकता है और बफर स्टॉक अधिशेष को कम किया जा सकता है। हालिया खरीद आंकड़ों से पता चलता है कि चावल का स्टॉक आवश्यक बफर मानदंडों से 4 गुना अधिक है, जिसके कारण बर्बादी हो रही है तथा राजकोषीय तनाव बढ़ रहा है। एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत सब्सिडी के साथ विविधीकरण प्रोत्साहन को एकीकृत करने से बागवानी को बढ़ावा मिल सकता है, किसानों की आय में सुधार हो सकता है तथा पर्यावरणीय तनाव कम हो सकता है।
लाभार्थियों के प्रदर्शन से जुड़े सब्सिडी क्रेडिट पॉइंट। तो एक सब्सिडी क्रेडिट प्रणाली शुरू किए जाने की आवश्यकता है जहां लाभार्थी जिम्मेदार उपयोग और संधारणीय प्रथाओं में प्रदर्शन के आधार पर सब्सिडी अर्जित करें। उदाहरण के लिए जो किसान सूक्ष्म सिंचाई पद्धति अपनाते हैं या उर्वरक के अत्यधिक उपयोग को कम करते हैं, मृदा स्वास्थ्य डेटा द्वारा सत्यापित उन्हें अतिरिक्त उर्वरक सब्सिडी मिलती है। एलपीजी सब्सिडी की पात्रता उज्ज्वला रिफिल के निरंतर उपयोग पर निर्भर हो सकती है। इससे संधारणीय व्यवहार के लिए प्रोत्साहन मिलेगा तथा बर्बादी कम होगी। और इन बिंदुओं को एकीकृत सब्सिडी वॉलेट आधार से जोड़ने की प्रक्रिया सहज हो जाएगी। और लाभार्थियों के लिए क्रमिक निकास योजनाएं प्रस्तुत करना। एक क्रमिक निकास रणनीति बनाए जाने की आवश्यकता है जहां लाभार्थियों की आत्मनिर्भरता प्राप्त करने पर सब्सिडी चरणबद्ध तरीके से समाप्त हो जाए। उदाहरण के लिए सिंचाई के लिए निःशुल्क बिजली प्राप्त करने वाले किसान अपनी आय बढ़ने पर धीरे धीरे मीटर आधारित बिजली दरों को और रेखांकित हो सकते हैं। आधार से जुड़े आय या आप देखें आय आंकड़ों द्वारा सत्यापित घरेलू आय वृद्धि के आधार पर उज्ज्वला एलपीजी लाभार्थी 3 से 5 वर्षों में पूर्ण सब्सिडी से आंशिक सब्सिडी में परिवर्तित हो सकती है। और इससे यह सुनिश्चित होता है कि सब्सिडी दीर्घकालिक निर्भरता के बजाय अस्थायी सहायता है। सब्सिडी के स्थान पर नवाचार लाने के लिए कृषि स्टार्टअप को प्रोत्साहित करना। प्रत्येक सब्सिडी के स्थान पर ऐसे कृषि स्टार्टअप को वित्त पोषित करने की ओर कदम बढ़ाए जाने की आवश्यकता है जो किफायती लागत पर संधारणीय कृषि समाधान प्रदान करता है। ड्रोन आधारित सटीक कृषि तथा जैविक कीट नियंत्रण की पेशकश करने वाले स्टार्टअप को बढ़ावा देकर उर्वरकों और कीटनाशकों के लिए सब्सिडी को कम किया जा सकता है। और कृषि अवसंरचना कोष के तहत एआई आधारित मृदा परीक्षण या सिंचाई समाधान प्रदान करने वाले स्टार्टअप को व्यापक सब्सिडी के बजाय वित्तीय प्रोत्साहन प्राप्त हो सकता है। एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की। तो इतने पॉइंट जरूर आप लोग रखिएगा, अगर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो आप लोग जवाब जरूर दे पाएंगे। अब आपका मेरे लिए कोई सवाल हो, सुझाव हो तो बता सकते हैं। धन्यवाद।